कहानी शुरू होती है कंपनी के एक मामूली ट्रेडर से एक रूलर बनने के सफर से। ये वो दौर था जब कंपनी की एम्बिशंस ने पहली बार पंख फैलाए और उसने सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो बात है सन 1600 की। कंपनी का मकसद ना बिल्कुल साफ था। पूरब के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बस इनका व्यापार करना था। और अगले 100 सालों तक उन्होंने यही किया। धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ठिकाने बनाए। इस पूरे टाइम वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी थे। और फिर यहीं पर आकर कंपनी की सोच में एक बहुत बड़ा, एक डिसाइसिव चेंज आया। उन्हें ये एहसास हुआ कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा है और अगर अपने ट्रेड को बचाना है तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें पॉलिटिकल पावर पर कब्जा करना ही होगा। अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार से प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके प्रॉफिट कमाना था। और बस इसी बदली हुई सोच के साथ कंपनी ने वो चाल चली जो सब कुछ बदलने वाली थी। सत्ता हासिल करने की पहली, सबसे अहम और सबसे धोखे भरी चाल। 1757 प्लासी की लड़ाई। अक्सर इसे एक बहुत बड़ी जंग की तरह देखा जाता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई मिलिट्री विक्ट्री थी ही नहीं। असल में तो ये एक सौदा था, एक धोखा था। लेकिन इसके नतीजों ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो कंपनी ने अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही शातिर साजिश रची। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर ने अपनी फौज को लड़ने से ही रोक दिया और कंपनी ने बिना लड़े ही भारत के सबसे अमीर सूबे पर कब्जा कर लिया। प्लासी के बाद कंपनी ने एक ड्यूअल स्ट्रेटजी अपनाई जिसने उन्हें पूरे भारत पर कब्जा करने में मदद की। सीधी सी बात थी, जहां जरूरत पड़ी वहां तलवार का जोर दिखाया और जहां मुमकिन हुआ वहां कूटनीति का खेल खेला। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता था। और इस खेल का सबसे खतरनाक हथियार था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। असल में ना ये एक जाल था। कंपनी किसी भारतीय राजा के पास जाती और कहती कि हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, बस हमारी सेना का खर्चा आपको उठाना होगा। राजा मान जाता, लेकिन असल में वो अपनी आज़ादी और अपनी सॉवरेनिटी दोनों खो बैठता था। हैदराबाद, अवध और मैसूर जैसे कई बड़े राज्य इस जाल में फंस गए। जरा इन तारीखों को देखिए, ये साफ साफ दिखाती हैं कि 1757 के बाद कंपनी की ताकत कितनी तेजी से बढ़ी थी। उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे ताकतवर शासकों को हराया और 1818 आते आते भारत की आखिरी बड़ी ताकत मराठों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, 100 साल से भी कम टाइम में एक ट्रेडिंग कंपनी लगभग पूरे भारत की मालिक बन बैठी थी। तो जीत की कहानी तो हो गई, पर अब बात करते हैं कंपनी के राज के उस भयानक पहलू की जिसके नतीजे बहुत ही दर्दनाक थे। कंपनी का बस एक ही मकसद था, भारत से ज्यादा पैसा निचोड़ना, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1 करोड़। ये अनुमान है उन लोगों का जो 1770 के बंगाल अकाल में मारे गए थे। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये कंपनी की सख्त टैक्स पॉलिसीज और बेरहम शोषण का सीधा नतीजा था, जिसने लाखों लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया था। ये चार्ट न उस पूरे एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। कंपनी ने लोकल इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया, किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाए और भारत की सारी दौलत को निचोड़कर इंग्लैंड भेज दिया। नतीजा, भारत के कारीगर और किसान गरीब होते चले गए और कंपनी के मुनाफे आसमान छूते रहे। लेकिन देखिए, कंपनी का कंट्रोल सिर्फ पैसों तक नहीं था। उन्होंने भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और सोशल स्ट्रक्चर को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल डाला। नई अदालतें, ज़मीन के नए कानून, इंग्लिश एजुकेशन, ये सब कुछ लाया गया और इन सब ने मिलकर भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। और अब हम पहुंचते हैं कंपनी की कहानी के आखिरी चैप्टर पर। एक ऐसा विद्रोह जिसने उनके लगभग 250 साल के राज का एक हिंसक अंत कर दिया। हम सबने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा है और अक्सर इसे चर्बी वाले कारतूसों की कहानी से जोड़कर देखा जाता है, पर सच तो यह है कि वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो 1 सदी से चल रहे आर्थिक शोषण, राजनीतिक बेइज्जती और इस गहरे डर से लगी थी कि कंपनी भारतीय धर्म और संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहती है।
तो इस बड़े विद्रोह का सीधा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। यानी कि मालिक बदल गया, लेकिन गुलामी और शोषण की कहानी वो जारी रही। और आखिर में ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत पर यह कब्जा सिर्फ फौजी ताकत के दम पर नहीं हुआ था। ये चालाक योजनाओं, धोखेबाजी और सबसे बढ़कर भारतीयों की अपनी आपसी फूट और कमजोरियों का नतीजा था। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए कि कैसे एक कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ ये संघर्ष आने वाले सालों में पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन की नींव बन गया।